हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि प्रीवियस वीडियो में कि हम एक क्लास का सीरीज लेकर चल रहे हैं। वो क्लास 10 की बच्चों का सीरीज है, ठीक है ना। इस सीरीज में हम आपको अच्छे से टॉपिकली डिस्कस कर रहे हैं। जो भी टर्म यूज हो रहा है, जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है बोर्ड की इंटेंशन से, तो उसको हम अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ, लिगेंड क्या होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, जो भी लिगेंड था उसे हम अच्छे से समझा चुके थे, ठीक है ना। तो अभी आज के इस वीडियो में हम समझेंगे उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेमिंग कैसे किया जाता है, ठीक है ना। उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नेम को कैसे लिखा जाता है, क्या इसकी टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं। हाँ जी, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम इन द सेंस इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड एंड केमिस्ट, ठीक है ना। उनके द्वारा कुछ ऐसे केमिस्ट थे, उनके द्वारा एक नेमिंग का सिस्टम सेट किया गया था, रूल सेट किया गया था, जिस रूल से बताना होता था कि इनका नाम ये होता है, ठीक है ना। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे यौगिक होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे यौगिक होते हैं ये आपको तो बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से पढ़ लिया, आपको अच्छी तरह से सब कुछ आ रहा है। तो जिनमें एक केंद्रीय धातु आयन होता है, हाँ आपको पता है, जिसके चारों तरफ लिगेंड होता है, ये भी आपको पता है बड़े अच्छे से, ठीक है, जुड़े होते हैं। इन यौगिकों का सिस्टमेटिक नामकरण आईयूपीएसी के अनुसार होता है। आईयूपीएसी ने कुछ इसका रूल दिया था। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, और बिना किसी देरी के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो आईयूपीएसी नेमिंग को स्टार्ट किए से जो रूल्स होते हैं उसको बताने से पहले मैं आपको ओवरलाइन देता हूँ कैसे क्या करना होता है। चलिए देखते हैं बच्चा, कि अगर आपके पास, फिर से वही एग्जाम्पल लेते हैं, K4 FeCN6, कुछ इस तरह के आपके कंपाउंड दिखा जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से नहीं, कुछ और तरीके से कंपाउंड होंगे। उस कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आपको नेमिंग करना होगा, ठीक है ना। उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नेमिंग करने के लिए रूल क्या है, देखिए बच्चा, ये सबसे पहले आपको स्फीयर पता करना होता है। स्फीयर के अगर बाएं तरफ कुछ लिखा होगा, कुछ इन द सेंस यही लिखा है ना, कुछ लिखा होगा, तो इनका नाम पहले लिखा जाता है, फर्स्ट नंबर पे इनका नाम लिखा जाता है, ठीक है ना। तो जब इनका नाम लिखा जाएगा, तो अब देखिए एक टर्म और बताया जाता है कि अगर इनके साथ 4 यूज है, 3 यूज है, 2 यूज है, 1 यूज है, डजंट मैटर, यूज होने दीजिए, कोई मतलब नहीं है, बस इनका नाम लिख दीजिए। इनका नाम क्या है, हाँ गुड, पोटेशियम नाम है इनका। तो चलिए, जब पोटेशियम नाम लिख लिए, फिर हमारा दूसरा स्टेप होता है कि हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर में चलते हैं। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जाने से पहले समझ लेते हैं कि कोई उधर आयन तो नहीं है, ऋण आयन तो नहीं है। हाँ चलिए, अच्छा नहीं है तो हमारे पास धन आयन है। तो जैसे स्फीयर में हम गए, स्फीयर में जाने के बाद हम देख रहे हैं, सबसे मेरा पहला काम होता है कहाँ है, कहाँ है, कौन कहाँ है, लिगेंड कहाँ है। तो लिगेंड कहाँ है बच्चा, ये लिगेंड है। आप बोलोगे नहीं नहीं, लिगेंड ये नहीं हो सकता। कैसे आप बोलोगे, क्योंकि ये बिलोंग कर रहा है किस ब्लॉक से, डी ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है। और देखिए, और ये क्या होता है, इसके पास बैकेंड डी ऑर्बिटल्स होते हैं, खाली डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ये लिगेंड नहीं हो सकता। लिगेंड कौन होगा, ये होगा। फिर लिगेंड की परिभाषा हमने आपको बताया है कि लिगेंड वे एटम्स होते हैं या फिर वे आयंस होते हैं जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे किसको बच्चा, सेंट्रल मेटल को। चलिए, ये तो कहानी है डेफिनेशन की। जब आप इस स्फीयर में आएंगे, हाँ जी, जब आप इस स्फीयर में आएंगे तो पहले लिगेंड को खोजेंगे। तो लिगेंड क्या है, सीएन। तो सीएन का नाम आपको पता होगा, साइनाइड है ना। तो हमने बताया था जितने भी नेगेटिव आयंस होंगे उसके पीछे ओ लगाएंगे, तो ये हो जाएगा साइनो। चलिए, इसका नाम क्या हो जाएगा, साइनो। लेकिन बच्चा, ये भी देखा जाता है कितना साइनो आया हुआ है। तो आप बोलोगे 6 साइनो आया हुआ है, तो उसके लिए कितना लगाओगे, हेक्सा लगाओगे। 1 रहेगा मोनो, 2 रहेगा डाई, 3 रहेगा ट्राई, 4 रहेगा टेट्रा, 5 रहेगा पेंटा, 6 है तो आप हेक्सा लगाओगे, तो कितना हो जाएगा, हेक्सा साइनो। दूसरे स्टेप में क्या होगा, दूसरे स्टेप में लिगेंड का नाम और नंबर और सीएन। दूसरे स्टेप में क्या होगा, लिगेंड का नाम लिखा जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर पहले लिखा जाएगा और लिगेंड का नाम बाद में। थोड़ा सा एक सेकेंड हम कवर करते हैं यहाँ पे।
ये CN कोऑर्डिनेशन नंबर पहले, लिगेंड का नाम बाद में लिखा जाएगा ना। चलिए ये तो आपका आ गया। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टर्म होगा, जो थर्ड स्टेप होगा, वो होगा Fe का नाम लिखना। ठीक है ना, Fe का नाम लिखना। तो Fe का जब नाम लिखा जाएगा तो सबसे पहले देखा जाता है कि ये जो स्फीयर है, स्फीयर पे कौन सा चार्ज आ रहा है। तो आपको एक ट्रिक बता रहे हैं कि अगर इधर स्फीयर के बाएं साइड कुछ भी एटम लिखा है वो होगा धन आयन। क्या होगा? धन आयन। और जितना में होगा धन आयन इसके ऊपर जाएगा उतना में ऋण आयन। जब इसके ऊपर ऋण आयन आएगा तो आपको पता लग रहा है स्फीयर के ऊपर क्या है बच्चा? स्फीयर के ऊपर निगेटिव चार्ज है। जब स्फीयर के ऊपर निगेटिव चार्ज है तो स्फीयर क्या हो गया? ऋण आयन हो गया। तो जब हम Fe का नाम फेरस होता है तो जब भी हम ऋण आयन उसके स्फीयर का नाम लिखते हैं, ऋण आयन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखते हैं, तो उसके नाम के पीछे एट लगाते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चा? फेरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेरेट। गुड। अब देखिए फेरेट लिखने के बाद हम जो फोर्थ स्टेप है वो ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। इसमें रोमन में लिखते हैं। ठीक है ना, रोमन में ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगे आप? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बड़ा इजी है। चलिए इसको निकाल के देख लेते हैं। चलिए देखते हैं बच्चा। देखिए अभी स्फीयर के ऊपर क्या है? सॉरी, अभी स्फीयर के ऊपर क्या है? 4 निगेटिव है। चलिए एक्स Fe का निकालना है तो हम Fe का x मान ले रहे हैं। ये जब देखिए इसके बाद 4 निगेटिव चला जाएगा ना, पहले एक काम करिएगा, इसको 4 निगेटिव ना समझ के पहले आप नॉर्मली इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। ठीक है, ये x का है। 1 सेकेंड। हाँ, पोटेशियम जानते हैं, पोटेशियम के ऊपर कितना चार्ज होता है? आप बोलोगे +1, तो इसको मल्टीप्लाइड करोगे किससे? 4 से, क्योंकि 4 बार आया है। फिर प्लस किसका निकालना है बच्चा? x का, ये निकालोगे ना। फिर प्लस किसका निकालना है बच्चा? Cn का। Cn में कितना होता है? -1। कितनी बार आया है? आप बोलोगे 6 टाइम आया है। इज इक्वल 0। देन वी हैव 4 प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यही आ रहा है ना। अब उसके बाद क्या आ जाएगा? ये 4 -6 उधर जाएगा, हो जाएगा 6, 4 उधर जाएगा -4, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2। x इज इक्वल टू कितना आ गया? 2। तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? 2। जब Fe का ऑक्सीडेशन नंबर 2 आ गया तो उसे आप रोमन अंक में ऐसे लिखोगे। क्लियर? तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप था, फर्स्ट स्टेप में केटायन होगा तो केटायन का नाम लिखेंगे, स्फीयर में जाएंगे, लिगेंड होगा तो लिगेंड की संख्या को पहले लिखेंगे। लिखो लिगेंड। दूसरा स्टेप में क्या है? दूसरे स्टेप में लिगेंड की संख्या को लिखेंगे, फिर उसके बाद लिगेंड का नाम लिखेंगे। तीसरे स्टेप में मेटल के पास जाएंगे, मेटल का नाम लिखेंगे। मेटल का नाम लिखने से पहले स्फीयर को देख लेंगे, स्फीयर पे कौन सा चार्ज आ रहा है। जब उसके ऊपर निगेटिव आएगा तो फेरेट होगा। अगर सेम वो निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, तो एज इट इज लिखा जाएगा। फेरस होगा तो फेरस लिखा जाएगा। ठीक है ना। अगर पॉजिटिव होता है तो आईयूएम लगाया जाता है, तो प्लेटिनम लगाया जाता है, कुछ ऐसे लिखा है तो फिर न्यूट्रल उनको लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। मैं बहुत सारा एग्जांपल आपको प्रैक्टिस सेट में दूंगा, आप उसे अच्छे से करिएगा। ठीक है ना। मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट जितना प्रैक्टिस सेट करेंगे उतना आसान होगा। और क्लास 12 के बच्चों, आप लोग ये समझ लो, आपके एग्जाम में जैसे होता है कि संडे के बाद मंडे आता है, तो अगर मंडे ये तो कंफर्म हो जाए ना, संडे के बाद मंडे आएगा आएगा, तो ऐसे हम ये कंफर्म कर रहे हैं इस आज की वीडियो से उनका 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन 100% आने ही वाला है। ठीक है ना। तो आएगा आएगा 100% आएगा। नेमिंग कहीं नहीं जाती है, नेमिंग हमेशा आता है। ठीक है ना। चलिए समझते हैं प्रॉपर्ली, ये आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं, जो रूल है, नियम है, उसको अच्छे से समझते हैं और पढ़ते हैं। चलिए बच्चा देखते हैं इसके नामकरण जो सामान्य नियम है उसको हम अच्छे से देखते हैं। तो क्या नियम है? तो जो पहला नियम था, सबसे पहले केटायन फिर एनायन को लिखते हैं। फिर एनायन का इसका मतलब ये है ना कि देखिए दो तरह के कंपाउंड आपको मिलेंगे, अभी आपको सिखा रहे हैं। यदि कॉम्प्लेक्स केटायनिक है तो सबसे पहले केटायन का नाम लिखा जाएगा। केटायनिक इन द सेंस कि देखिए ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है? थोड़ा सा ब्राउड करते हैं इसको। यदि देखो क्या है, एक सेकेंड, हाँ जी हाँ, अब सही है। देखिए अगर आपको ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ दिख रहा है,
तो इस कॉम्प्लेक्स में आपको केटायन देखिए, कॉम्प्लेक्स के बाहर बाएं साइड एक कोई एटम लिखा हुआ है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, आपको पता है। तो ये जो एटम है वो केटायन होगा, 100% केटायन होगा, ठीक है ना। अगर स्फीयर में केटायन आ रहा है तो सबसे पहले केटायन का नाम लिखा जाएगा। तो केटायन का नाम क्या है बच्चा? पोटेशियम। क्या नाम है? पोटेशियम। फिर उसके बाद अब देखो हमने क्या बताया था, नंबर ऑफ लिगेंड जितने हैं, कितने लिगेंड है? हेक्सा 6। अब जो सीएन है उसका नाम क्या है? साइनो, ठीक है। अब फेरेट 8 क्यों लगा बच्चा? क्योंकि स्फीयर पे कितना चार्ज हो रहा है? नेगेटिव चार्ज हो रहा है, स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसलिए 8 लगा। और 3 कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है। हम जो आपको एग्जांपल लिए थे वो K4 का लिए थे, ये पे यहाँ पे क्या है? ये K3 का है, ठीक है ना। तो ये 3 आ रहा है। तो इसका नाम सबसे पहले जो पहला रूल है, पहला रूल ये बताता है कि अगर केटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो सबसे पहले केटायन का नाम लिखा जाएगा। अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स का नाम लिखा जाएगा, फिर एनायन का नाम लिखा जाएगा। एनायन को पीछे लिखा जाता है लास्ट में। देखिए हेक्सा एमीन, हेक्सा इसलिए क्योंकि ये 6 टाइम आया है। एमीन क्यों? क्योंकि NH3 को एमीन कहते हैं, प्रीवियस वीडियो में आपको बताए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ हो गया एमीन, ये हो गया कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ठीक है ना। आया समझ में? तो ये जो पहला नियम ये कहता है केटायन और एनायन के लिए बना है। यदि कॉम्प्लेक्स केटायनिक है तो केटायन का नाम पहले, यदि कॉम्प्लेक्स एनायन है तो एनायन का नाम बाद में, पहले कॉम्प्लेक्स का नाम लिखा जाता है। तो कॉम्प्लेक्स, अब चलिए देखते हैं। देखिए अब लिगेंड का नाम लिखा जाता है। लिगेंड का नाम लिखने के लिए फिर सेंट्रल मेटल का नाम लिखा जाता है। दूसरा नियम ये कहता है पहले लिगेंड का नाम, लिगेंड का नाम से पहले कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसर्ग संयोजक संख्या कितनी है उसको बताया जाता है। कॉम्प्लेक्स के अंदर लिगेंड का नाम पहले लिखा जाता है। जैसे आप केटायन एनायन का नाम, केटायन का नाम लिखेंगे तो कॉम्प्लेक्स में जाएंगे, तो लिगेंड का नाम पहले लिखा जाता है, वो भी अल्फाबेटिक आर्डर में लिखा जाता है, ठीक है ना, अल्फाबेटिक आर्डर में, ठीक है। अल्फाबेटिक मतलब अगर देखिए कोई है ए से आ रहा है तो एम ई लिखा जाएगा, बी से आ रहा है तो ऐसे, जैसे ए बी सी डी, आप पढ़े हो ना। ए फॉर, क्यों एप्पल क्यों, अंगूर बोल दो, गलत है। अच्छा चलिए ठीक है। अब चलिए ए फॉर एप्पल आप पढ़ लिए ना, तो इसका अल्फाबेटिक में नाम लिखेंगे। चलिए ठीक है। लिगेंड के नाम के बाद मेटल का नाम और उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखेंगे। लिगेंड के नाम के बाद मेटल का नाम और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखेंगे। तो जैसे देखिए अल्फाबेटिक आर्डर में आपको लिगेंड का अल्फाबेटिक आर्डर में नाम लिखने से पहले लिगेंड की संख्या कितनी है, अगर लिगेंड की संख्या 1 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? मोनो। लिगेंड की संख्या 2 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? डाई। लिगेंड की संख्या 3 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टेट्रा, सॉरी टेट्रा नहीं, ट्राई लिखेंगे। कहाँ चले गए? ट्राई लिखेंगे। अब देखिए अब अगर लिगेंड की संख्या 4 है तो वहां पे क्या लिखेंगे? टेट्रा लिखेंगे, ठीक है। तो ये लिखेंगे। अब चलिए समझते हैं, एग्जाम्पल को समझते हैं। एग्जाम्पल समझते चलेंगे तो हमको समझ में आएगा। देखिए हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड है, थोड़ा सा अच्छा कंपाउंड लिया गया है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इस तरह से है ना। तो हमारे पास स्फीयर दिख रहा है, कुछ ऐसे हैं। अब देखिए स्फीयर की बाएं साइड थोड़ा सा ब्राड करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। स्फीयर की बाएं साइड कुछ है, आप बोलोगे नहीं कुछ नहीं है। स्फीयर की दाहिने साइड कुछ है तो नहीं कुछ नहीं है। तो यहाँ एनायन और केटायन का कहानी खत्म। तो हमको चलना है डायरेक्ट स्फीयर में। अब जैसे ही स्फीयर में आएंगे बच्चा लोग तो हमको पहले लिगेंड खोजना है। लिगेंड कहाँ है? तो आपको पता लग रहा है लिगेंड इसमें 2 है, एक और 2 लिगेंड है ना। अब एक है क्लोरो, एक है एमीन। तो आप बताओ अल्फाबेटिक आर्डर से पहले क्लोरो लिखा जाएगा कि एमीन लिखा जाएगा? गुड, तो आपको एबीसीडी आती है ना। तो एबीसीडी जब आ रही है आपको तो समझिए तो क्या लिखा जाएगा? देखिए कितनी संख्या में है, ये कितनी संख्या में है? तो ये 2 संख्या में है, कितनी संख्या में? 4 संख्या में। जब ये 2 है ना बच्चा तो यहाँ पे लिखोगे डाई, कौन क्या नाम इनका? डाईएमीन। देखिए डाईएमीन। फिर उसके बाद कितनी संख्या में क्लोराइड है? वो 4 है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? टेट्रा। क्लोरो, क्लोरो इसलिए क्योंकि जितने भी एनायनिक लिगेंड होते हैं उनके पीछे ओ लगाया जाता है। एनायनिक मतलब जिसके ऊपर रीड आवेश होता है। क्लोरो हो गया। प्लेटिनम, प्लेटिनम इसके पास चार्ज नहीं है, न्यूट्रल कंपाउंड है। प्लेटिनम कितना हो जाएगा? 4। कैसे होगा? क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट साथ में निकाल दें क्या इनका? देखिए प्लेटिनम का होगा X
फिर उसके बाद NH3 का होता है 0, फिर प्लस होता है -1 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 0। जब ये 0 होगा तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चा, x इज इक्वल टू 4 आएगा, इसलिए इनका कितना है 4। क्लियर, अब समझ में आ रहा है आपको, चलिए ठीक है। अब देखते हैं लिगेंड की संख्या बताने के लिए प्रीफिक्स, जैसे मैंने बताया कि लिगेंड की संख्या को बताने के लिए आपको कुछ प्रीफिक्स का यूज किया जाता है। मोनो अगर 1 रहेगा लिगेंड तो 1, मोनो 2 रहेगा, डाई 3 रहेगा, ट्राई 4 रहेगा, टेट्रा 5 रहेगा, पेंटा 6 रहेगा, हेक्सा 7 रहेगा, हेप्टा 8 रहेगा, ऑक्टा 9 रहेगा, नोना। ठीक है, अब चलते हैं समझते हैं इस कॉम्प्लेक्स के बारे में। जो ये कॉम्प्लेक्स है बच्चा, अब इस कॉम्प्लेक्स को समझते हैं। जब इसका नेमिंग करना होगा तो पहले से बता रहा है कि इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना है, +3 चार्ज है। तो देखिए हम चलते हैं स्फीयर के अंदर, ठीक है, स्फीयर के अंदर आगे तो हम खोज रहे हैं लिगेंड कहाँ है, लिगेंड कहाँ है, लिगेंड कहाँ है, लिगेंड यहाँ है, लिगेंड यहाँ है। तो समझिए जब लिगेंड यहाँ है तो लिगेंड पता लग रहा है कि अच्छा हाँ लिगेंड यहाँ है, तो लिगेंड की संख्या पता करना है। तो कितनी लिगेंड संख्या में है, लिगेंड संख्या में है 6। तो इसको हम क्या यूज किए, हेक्सा, क्या यूज किए, हेक्सा। अब वाटर है ना, पानी है, H2O है, तो H2O क्या लिखेंगे, एक्वा, हेक्सा एक्वा। अब क्या है, क्रोमियम, क्योंकि जो स्फीयर है उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। जब भी पॉजिटिव चार्ज होता है उसके पीछे आयोनियम लगाते हैं, क्रोमियम। अब थर्ड कहाँ से आया, ये थर्ड पहले से आया क्योंकि इसके पास 0 होता है। H2O न्यूट्रल न्यूट्रल है ना, इसके पास कोई चार्ज नहीं है, इसका 0 होगा तो +3 हो जाएगा। बड़ा इजी सा नाम है। चलिए अब समझते हैं, हाँ अब ये कुछ स्पेशल टर्म्स होते हैं जिसको आपको समझना होता है। हम आपको एक प्रैक्टिस सेट देंगे तो उसमें अच्छे से बताएंगे। यदि लिगेंड का नाम पहले से डाई, ट्राई, टेट्रा पहले से यूज है, जैसे आपको एथिलीन डाइमीन आ गया तो अब एसिटिक क्या बोलते हैं, एथिलीन डाइमीन टेट्रा एसिटिक एसिड आ गया तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए अलग कहानी है। उसके लिए क्या है, अगर देखिए 2 आ रहा है, 2 बार एथिलीन डाइमीन आ रहा है तो आप इससे लिखेंगे 20 एथिलीन डाइमीन। 3 बार आ रहा है तो आप लिखेंगे उसे 30 एथिलीन डाइमीन। 4 बार आ रहा है तो आप क्या लिखोगे उससे बच्चा, उसे लिखोगे टेट्राकेस एथिलीन डाइमीन। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको यूज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल हम आपको देखो सब एग्जाम्पल लिए हुए साथ में आपको समझाने के लिए, ऐसा कुछ दिया है, ठीक है ना। ये है लिगेंड एथिलीन डाइमीन, ठीक है ना, एथिलीन डाइमीन, इसके साथ डाइमीन फिर से यूज है, इसके साथ डाइमीन फिर से यूज है। अब जब इसके साथ डाइमीन यूज है तो हम देखिए अब इसके साथ क्या लगा देंगे, तो अब 3 आ गया ना तो हम ट्रिस यूज कर रहे हैं, ट्रिस एथेन 1,2 डाइमीन या फिर एथिलीन डाइमीन कोबाल थर्ड। ठीक है, बड़ा सिंपल सा नाम होता है, बड़ा इजी सा नाम होता है। चलिए आपको बताया गया है लिगेंड के कुछ नाम, तो लिगेंड के कुछ नाम, NH3 को एमीन कहते हैं, H2O को एक्वा कहते हैं, CO को कार्बोनिल कहते हैं, फिर NO को नाइट्रोसिन कहते हैं। ये बहुत रेयर केस में आते हैं, रेयर केस में आते हैं। BSc के बच्चों आपके लिए मोस्ट एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है BSc थर्ड सेमेस्टर के लिए। ठीक है, चलिए क्लोरो, हाइड्रोक्सो, साइनो, ऑक्सो, पॉजिटिव लिगेंड होता है NO, N2O5, हाइड्रोजनियम आयन। ठीक है ना, अब चलिए समझते हैं कि मेटल का नाम कैसे लिखा जाता है। लास्ट वन में मेटल का नाम लिखते हैं तो कॉम्प्लेक्स केटायनिक है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है तो मेटल का नाम समान लिखा जाता है या फिर IUM जोड़ा जाता है। ठीक है ना, मेटल के नाम के पीछे ये जोड़ा जाता है। दूसरा टर्म कंडीशन क्या है, यदि कॉम्प्लेक्स एनायनिक है तो मेटल के नाम के अंत में एक्ट जोड़ते हैं, जैसे फेरेट, बोरोमेट, ठीक है ना, सॉरी बोरोमेट नहीं, कोबाल्टेट, ठीक है ना, जिंकेट, प्लेटिनेट, ऐसे लिखा जाता है। अब देखिए कैसी कॉम्प्लेक्स पता लग रहा है, कॉम्प्लेक्स यदि केटायनिक रहेगा, यदि कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज प्लस आ रहा है तो उसका या तो सामान्य नाम लिखते हैं उसके या तो पीछे IUM लगाते हैं। यदि सिंपल सी बात है, यदि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो कॉम्प्लेक्स का जब नाम, वो सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखते समय लास्ट में एट लगाते हैं, AATE। ठीक है, चलिए समझते हैं, इसको समझते हैं अच्छे से। देखिए हमारा जो स्फीयर है, स्फीयर के ऊपर क्या आ रहा है, हाँ एक सेकेंड जी, अब दिखाई दे रहा होगा प्रॉपर, यस। देखिए FeCN6 है, थोड़ा सा प्रिंट ब्राउन हो जाएगा, आप कोऑपरेट करिएगा,
कोऑपरेट करने के लिए स्टूडेंट बने हुए होते हैं। देखिए एफिशिएंसी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, मतलब 6 हो जाएगा। अब जब देखिए स्फीयर के ऊपर कितना है -3 है और स्फीयर के ऊपर कितना है -2 है, तो जब हम इसका नाम लिखेंगे सेंट्रल मेटल का नाम लिखेंगे तो वहाँ फेरेट हो जाएगा और क्यूपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ा इजी सा नाम होता है इसका। चलिए अब लास्ट में हमारा जो टर्म बच रहा है वो क्या बच रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट। क्योंकि आप जब सेंट्रल मेटल का नाम लिखते हैं तो लास्ट में ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं ना रोमन अंक में, तो उसको कैसे आप निकालोगे? उसको निकालने के लिए सबसे पहले देखिएगा मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल के नाम के बाद जब आप मेटल का नाम लिख देंगे तो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन अंक में लिखेंगे। 1 रहेगा तो ऐसे लिखेंगे, 2 रहेगा तो ऐसे लिखेंगे, 3 रहेगा तो ऐसे लिखेंगे, 4 रहेगा तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है ना, इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए जैसे हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिए गए हैं, इसका जब हम नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हेक्सा 6 ठो है, हेक्सा साइनोफेरेट 2। ये 2 कहाँ से आ गया, मैंने आपको बताया इससे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। ये कहाँ से आ गया, देखिए जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो पहले उसको एक्स मान लेते हैं, आपको आता होगा ना, उसको एक्स मान लेते हैं। जब एक्स मान लिए जिसका निकालना है, इसका एक्स मान लिए, Cn पे कितना आ गया -1 मल्टीप्लाइड बाई 6। ठीक है, अब इज इक्वल टू कितना हो गया -3, x -6 इज इक्वल टू -3, s इज इक्वल -3 प्लस 6, s इज इक्वल +3। ठीक है, तो यही +3 लिखा जाता है, सॉरी यही +3 लिखा जाता है। ठीक है, तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आ गया। अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं, सॉरी ठीक है, कुछ ऐसे फॉर्मूलाज हैं जिसका हम नेमिंग आपको बताए हुए हैं। ये देखिए इसका फॉर्मूला, ये देख लीजिएगा आप अच्छे से, इसको अच्छे से समझ लीजिए, इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए और इसको देख लीजिए। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, क्योंकि क्लोराइड लास्ट में है, जो भी क्लोराइड अगर बाहर है तो उसको ऐसे लिखा जाता है, पोटेशियम टेट्रासाइनोनिकेलेट 2। ठीक है, फिर उसके बाद डायमंड डाइक्लोरोप्लेटिनम। ठीक है, तो ऐसा इसको लिखा जाएगा। तो आपको थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से होगा। ठीक है ना, आपको प्रैक्टिस करना होगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इस नियम का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो कुछ ऐसे होंगे, आप फिर वापस आइए आपको समझाते हैं कि सबसे पहले हम एक छोटा सा रिवीजन, क्विक रिवीजन के लिए तौर पर आप इसको रखिएगा। सबसे पहले हम केटायन का नाम लिखेंगे, फिर एनायन का नाम लिखेंगे। एनायन फिर मतलब जब एनायन केटायन दोनों आएगा तो सबसे पहले केटायन वाले के लिखेंगे, दोनों साथ में तो नहीं आएगा, किसी कॉम्प्लेक्स में आएगा, तो सबसे पहले केटायन का नाम लिखेंगे फिर कॉम्प्लेक्स का लिखेंगे। जब एन आएगा तो एनायन आएगा तो पहले कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे फिर एनायन का लिखेंगे। तो ये कह रहा है कॉम्प्लेक्स के अंदर लिगेंड का फिर मेटल का नाम लिखते हैं। लिगेंड का नाम लिखने से पहले कोऑर्डिनेशन नंबर जितना होगा उसकी संख्या लिखते हैं, एक रहेगा मोनो डाई डाई टेट्रा, ये सब लिखते हैं। ठीक है ना, अब देखिए लिगेंड का जो नाम है वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखा जाता है, 2 से 3 से 4 से लिगेंड आ जाएंगे तो ABCD को फॉलो करेंगे। ABCD आपको बचपन से आप अब तक पढ़ना ही पढ़ना है ABCD। ठीक है, चलिए कुछ आपको कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं, उसका नाम दिया गया है, तो इसे आप अच्छे से समझ लीजिएगा और इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आइसोमेरिज्म के साथ, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा और प्रैक्टिस सेट के लिए मैं शॉर्ट वीडियो में आपको प्रैक्टिस सेट अच्छे से प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद करते हैं आपको नेमिंग का कुछ आइडिया हो गया होगा, 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस सेट करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, वही काम है जो आपको पहले से सब कुछ बताए हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो ये था प्रॉपर नेमिंग ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। थैंक यू सो मच, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।